नमस्ते। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी और अक्सर बहस वाले मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, आरक्षण। लेकिन देखिए, हम इसे किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि हमारे संविधान, खासकर आर्टिकल 16 के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये वही आर्टिकल है जो सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके की गारंटी देता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या वाकई भारत में हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का बराबर मौका मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे हमारे समानता और न्याय के आदर्शों से जाकर जुड़ता है। और इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं, बल्कि हमारे संविधान में ही मिलता है, खासतौर पर आर्टिकल 16 में, जो सरकारी नौकरियों से जुड़े सारे नियम कायदे बताता है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आर्टिकल 16 का, कह सकते हैं, जो मूल सिद्धांत है वो क्या है, और वो है अवसर की समानता। तो देखिए, आर्टिकल 16 हमसे दो बड़े वादे करता है। पहला वादा यह है कि हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का बराबर मौका मिलेगा, और दूसरा, सरकार किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ, और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ शब्द पर, सिर्फ उसके धर्म, जाति, लिंग या फिर जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखता है जहां सिर्फ और सिर्फ काबिलियत को महत्व दिया जाना चाहिए। अब यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। अगर संविधान का लक्ष्य सबके लिए बराबरी है, तो फिर आरक्षण जैसे अपवाद यानी एक्सेप्शंस क्यों बनाए गए हैं? और यहीं से ये पूरा विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। तो अब हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम समानता के इस नियम में जो अपवाद हैं, यानी जो हमारी आरक्षण नीति है, उसके क्यों और कैसे को समझेंगे। तो आरक्षण आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत उन ग्रुप्स को जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े रह गए हैं, उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में कुछ खास मौके दिए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा मकसद है, जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक करना। एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि आरक्षण कोई वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं है। ये अलग अलग ग्रुप्स की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। जैसे अनुसूचित जातियों यानी एससीज को आरक्षण देने की सबसे बड़ी वजह छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना था। वहीं अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज के लिए आरक्षण इसलिए लाया गया ताकि उन्हें समाज से अलग थलग पड़ने और उनके शोषण से बचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं, हर ग्रुप के पीछे एक अलग ऐतिहासिक वजह है। अब आरक्षण का जो ढांचा है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है वर्टिकल या लंबवत। ये एससी, एसटी और ओबीसी जैसे बड़े सामाजिक ग्रुप्स के लिए होता है। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कोटे के अंदर ही, मान लीजिए एससी कोटे के भीतर, महिलाओं या दिव्यांगजनों जैसे ग्रुप्स के लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। चलिए अब आरक्षण की सबसे पहली और सबसे अहम कैटेगरीज पर नजर डालते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। तो अनुसूचित जातियां यानी एससीज कौन हैं? ये वो समुदाय हैं जिन्हें इतिहास में छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार जैसी बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ये आरक्षण असल में उनके साथ हुए उसी ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का एक संवैधानिक उपाय है। केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एससी समुदाय के लिए 15% सीटें आरक्षित हैं। और ये जो कोटा है, ये उनकी आबादी के अनुपात को ध्यान में रखकर ही तय किया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है जिस पर अक्सर बहस भी होती है। एससी कैटेगरी का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसे एससी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता, भले ही वो ऐतिहासिक रूप से उसी जाति से क्यों ना ताल्लुक रखता हो। अच्छा, अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज की। ये कौन है? ये वो समुदाय हैं जो ऐतिहासिक तौर पे ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक रूप से बाकी समाज से अलग थलग रहे हैं और जिनकी अपनी एक अलग, बिल्कुल अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एसटी समुदाय के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं। और देखिए, ये बात एससीज के मामले से बिल्कुल अलग है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए धर्म की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब एक आदिवासी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और फिर भी उसे एसटी का दर्जा मिला रहेगा। चलिए अब एक और बड़े और बहुत विविध ग्रुप की बात करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसीज। तो ओबीसी कौन है? ये वो समुदाय हैं जिन्हें ना तो एससी और ना ही एसटी में गिना गया है, लेकिन उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है।
यहाँ फर्क ये है कि ये वर्गीकरण ऐतिहासिक बहिष्कार से ज्यादा पिछड़ेपन पर आधारित है। आपको याद होगा, मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद ओबीसी समुदाय के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण लागू किया गया था। अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आया, क्रीमी लेयर का। ये सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था है। इसके तहत ये कहा गया कि ओबीसी समुदाय के वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। और इसके पीछे मकसद सीधा सा है, ये पक्का करना कि लाभ सबसे जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे। चलिए, अब हम आरक्षण की सबसे नई कैटेगरी पर आते हैं, जो अब तक के सभी आधारों से बिल्कुल अलग है। यह है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से तो कमजोर हैं, लेकिन एससी, एसटी या ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आते। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए है। तो सवाल ये है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ किसे मिल सकता है? देखिए, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि परिवार की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ परिवार के पास एक तय सीमा से ज्यादा खेती की जमीन या घर भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहां आमदनी और संपत्ति दोनों चीजों को देखा जाता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी बड़े सवाल पर लौटते हैं। एक तरफ है समानता का सिद्धांत जो कहता है कि सब बराबर हैं, और दूसरी तरफ है समावेश की नीति जो पिछड़े हुए लोगों को आगे लाने की कोशिश करती है। क्या इन दोनों के बीच संतुलन साधना हमेशा मुमकिन है? यही वो सवाल है जो भारत की आरक्षण नीति के केंद्र में है, एक आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाने की एक लगातार चलने वाली कोशिश।